अभी हमारे साथ सहरसा विधानसभा से बीजेपी के उम्मीदवार डॉक्टर आलोक रंजन है। चुनाव सर पे है, 4-5 दिन का समय बचा है, प्रचार करना है। खूब प्रचार कर रहे हैं। स्वाभाविक है, चुनाव का अंतिम चरण चल रहा है, तो अभी तो ज़्यादा से ज़्यादा जनता के बीच पहुंचकर अपनी बातों को रख दें, इसके लिए हम लोग दिन रात लगे हुए हैं। आप एक प्रत्याशी के अलावा मतदाता भी हैं। एक मतदाता की नज़र से क्या लगता है इस बार सहरसा में किसकी जीत होगी? नहीं, देखिए, हम तो लगातार 14 घंटा 16 घंटा जनता के बीच जा रहे हैं और जनता का जो भाव हम देख रहे हैं वो स्पष्ट दिखाई पड़ रहा है कि वो नीतीश कुमार जी, मोदी जी की सरकार को, डबल इंजन की सरकार को बिहार में रखना चाहती है। डॉक्टर आलोक रंजन जी, बड़ा सवाल ये है कि इस बार पहली बार 5 समाज का कोई नेता उभरा है और 5 समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं। इसके अलावा उन्होंने इंडियन इंक्लूसिव पार्टी भी बना ली है, उसके भी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं आईपी गुप्ता नाम है मेरा। क्या टक्कर है उनसे? नहीं, टक्कर तो उन्हीं से है ना। हमारे साथ जिनसे हमारा टक्कर होगा वो आईपी गुप्ता होंगे, दूसरा बीच में कोई है कहाँ उसमें। एनडीए और महागठबंधन इसी की लड़ाई चल रही है, तो स्वाभाविक है। अब आप जिस टक्कर की बात कर रहे हैं तो उस टक्कर में वो हमसे बहुत पीछे चल रहे हैं। कैसे होते देख रहा हूँ कि करनी लेकर के पूरा घूम रहे हैं, बाजार में करनी की बिक्री बढ़ गई है। स्वाभाविक है कि करनी उनका छाप है, तो उनको तो पहले लोगों को करनी दिखाना भी पड़ेगा। फूल छाप तो बच्चा जो वोटर नहीं है वो भी फूल छाप का नाम लेता है, और जो लोग हैं हम बूढ़ी माँ के पास जाते हैं तो वो भी बोलती हैं कि हाँ फूल छाप, हम लोग फूल छाप जानते हैं, मोदी जी को जानते हैं, नीतीश जी को जानते हैं। तो इनका 6 महीना पहले की पार्टी है, तो जो 6 महीना की पार्टी है उसको तो अपना छाप पहुंचाने में उसको, अभी भारतीय जनता पार्टी इतने वर्षों की पार्टी है, तब लोग आज घर घर फूल को समझे हैं। और वो तो करनी है, उसको 6 महीना पहले पार्टी बनाया है, कल क्या होगा नहीं होगा उसका कोई गारंटी नहीं है। चुनाव चिन्ह तो बहुत देरी से आया, महीना 1.5 महीना पहले। चिन्ह 1-1.5 महीना पहले आया है, स्वाभाविक, आप सही बात बोल रहे हैं। तो उसको तो सब जगह इसी तरह पहुंचाना पड़ेगा। इसलिए बात वो नहीं है, बात है कि लोग देखते हैं कि सामने में जब 2 उम्मीदवार रहता है तो लोग उसको देखते हैं क्या है। अभी आप बोल रहे थे कि कहते हैं मैं आईपी गुप्ता, आप उनके थोड़ा भाव को देखिए ठीक से, लगेगा कि अहंकार से भरा हुआ कोई व्यक्ति अपने को जनता का सेवक, यही तो गलवाना चाह रहे हैं आप। जनता का जो सेवक है वो कभी जनता के सामने में अकड़ के नहीं बोल सकता है। कोई भी सेवक हो, चाहे वो छोटा जनप्रतिनिधि हो, वार्ड सदस्य से खड़ा होने वाला, वार्ड पार्षद से खड़ा होने वाला, लेकिन उनके आप बात को देखेंगे तो वो अपने को सबसे ऊपर महसूस कराते हैं जनता को कि मैं आईपी गुप्ता हूँ। आपने जो है हलफनामे में कितनी राशि दिखाई अपनी संपत्ति? हमको याद नहीं है, जो मेरा एक्चुअल है वही हम डाले हैं। आईपी गुप्ता ने 43 करोड़ दिखाया। तो वो 43 करोड़ भी कम दिखाया है। वो बहुत संपत्ति के बारे में सुने हैं कि ऐसे है वैसे है, कहाँ कहाँ फैक्ट्री है, क्या है नहीं है, हम नहीं जानते हैं। लोग जो चर्चा करते हैं, लोग जो बोलते हैं, हाँ, उनका जो
हलफनामा है वो 43 करोड़ का है, तो उसमें भी हमसे लगता है 3-4 गुना ज़्यादा, 4-5 गुना ज़्यादा होगा वो। उसमें भी आगे हैं। देखिए, हमने तो देखा है कि सहरसा की बाज़ार में रेडीमेड की दुकान के बाहर में भी लोग बोरे में करनी रखे हुए हैं। लगता है कि अगर एक कपड़ा ना बिके, मतलब शर्ट ना बिके, पैंट ना बिके, लेकिन करनी की बिगड़ी ज़रूर होगी। तो ये कैसा है? नहीं, ठीक है, चुनाव के समय में व्यापार करने वाले लोग चाहते हैं कि जिस चीज़ की बिक्री बढ़ जाए उसको हम बेचें, 2 पैसा उससे कमाएं। तो अभी झंडा का, बैनर का, छाप का, स्टिकर का ये तो समय ही है, तो स्वाभाविक है उसका करनी है तो वो अपना करनी बेचता है, सोचता है यही करनी लोग जो खरीदेगा, जो उसके पार्टी के लोग खरीदेंगे तो कहीं मेरा बिकेगा तो 2 पैसा उससे आमदनी हो जाएगी। क्या लगता है कि जो महागठबंधन के और घटक दल हैं, वे भी करनी थामेंगे या फिर उनका जो दल का चुनाव चिन्ह है वे रखेंगे? नहीं, महागठबंधन का तो सब दल अलग अलग है। महागठबंधन है कहाँ, सो हमको बता दीजिए। कितना मेहनत करके कभी इस एक लात मारा मुकेश सहनी को, कभी उसको, कभी कुछ, कभी कांग्रेस का ये नहीं, कभी तो महागठबंधन, ये तो एक लाचार गठबंधन है, कोई उपाय नहीं है। इसीलिए सब मिल करके, सबको लगता है कि हम तो कहीं नहीं हैं तो किसी तरह एक जगह मिल जाओ। तो ये हम नहीं समझते हैं कि ये कोई गठबंधन है। हाँ, ये एक प्रकार का हम समझते हैं कि लाचारी में सब लोग मिल करके एक साथ आने का प्रयास किए हैं। देखिए आलोक रंजन जी, पान समाज का कोई नेता नहीं था बिहार में। बिहार की बात करें या देश की बात करें, पान समाज का अपना कोई नेता नहीं था। ताती तत्मा पान समाज, और आरक्षण इन लोगों को मिल रहा था पहले। अब इनकी लड़ाई भी है कि इनका आरक्षण छीन लिया गया है, इसकी वापसी होनी चाहिए। हमने एक वीडियो में देखा था कि आप भी सदन में आवाज़ उठा रहे थे। तो आखिर जो है, आप जब सरकार में थे तो सदन में बात उठाई आपने, लेकिन लड़ाई लंबी नहीं लड़ी। क्या इनके हक के साथ छेड़छाड़ हुआ है, मानते हैं साहब? देखिए, सबसे पहले तो एक बात जान लीजिए, पान समाज में कई बड़े बड़े नेता हैं, कई इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष पान समाज के भी हैं। हाँ, इनके समान ये जिस प्रकार के बड़बोले लोग हैं, ऐसे बड़बोले नहीं हैं। अच्छे लोग, शांत स्वभाव के लोग पान समाज में बहुत बड़े बड़े नेता हैं। और हमारे सहरसा में भी पान समाज के बहुत, हम समझते हैं कई ऐसे नेता हैं जो इनकी सामाजिक भूमिका बहुत है, लेकिन चूंकि वो इनके तरह, हम ऐसा शब्द नहीं बोलना चाहेंगे, अरे कुछ निकालिए ना, हमारा भी टीआरपी है। जो शब्द जो है सो आप यही मान लीजिए कि जितना ये फास्ट है उतना फास्ट नेता नहीं। यहाँ जो भी नेता है वो थोड़ा अस्थिर नेता है, गंभीर नेता है, सामाजिक लोग है, काम करने वाला लोग है। तो इसीलिए वो बेचारे को जो है सो, ये तो कहे थे कि हम पान समाज के किसी को टिकट देंगे, यहाँ आ गए खुद। अब दूसरे जगह से आकर के आप सहरसा के पान समाज में इतने नेता हैं, उसको आप उसके हकमारी कर दिए यहाँ आकर के। देखिए, पान समाज, दूसरी बात आपने आया आरक्षण पर, तो आप हमको ये बताइए कि आरक्षण कौन दिया इनको, पान समाज को? नीतीश जी ने। नीतीश जी ने आरक्षण दिया। तो क्या ये आरक्षण नीतीश जी ने हटा लिया है? नहीं, ये मामला तो कोर्ट में चल रहा है, लेकिन नीतीश जी थोड़ा शिथिल जरूर पड़े। नहीं नहीं नहीं, नीतीश जी कहाँ शिथिल पड़ गए? नीतीश जी तो लड़ाई लड़े इनका। ये आरक्षण सुप्रीम कोर्ट में अनुसूचित जाति के लोगों ने रिट किया था कि मेरी हकमारी नीतीश कुमार जी ने किया है। सरकार तो पूरी पुरजोर तरीके से लड़ने का काम किया है कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट ने इसको तोड़ दिया कि नहीं, ये नहीं रहेगा आरक्षण। तो इसमें आप जो कहेंगे कि नीतीश कुमार जी या एनडीए के लोग
किसी प्रकार का आरक्षण लिए, ऐसी बात नहीं है। ये आईपी गुप्ता इस आरक्षण के नाम पर इस समाज को भड़काने का काम किए। यही हम जानना चाह रहे हैं आपसे, और क्या केंद्र सरकार जो है पहल करेगी? एक मिनट, जब आईपी गुप्ता जी को ये तो बताना चाहिए कि जिस महागठबंधन में वो गए हैं, 2 दिन पहले उनका घोषणा पत्र आया है। क्या उस घोषणा पत्र में महागठबंधन बिहार के तेजस्वी यादव जी ने कहा कि हम आरक्षण देंगे? वो तो जो नहीं कर सकते वो भी घोषणा करते हैं, बकबोट को कहे कि हम फाड़ के फेंक देंगे जो उनके पावर में नहीं है। देखिए, एक सवाल और बड़ा है कि तेजस्वी यादव ने प्रत्येक परिवार में एक नौकरी देने की बात की, और आईपी गुप्ता कह रहे हैं मंच पर ही कि तेजस्वी जी ये क्या कर रहे हैं आप कहिए 2 नौकरी देंगे, और आप बताइए 1 नौकरी पर जो है आफत है, ये 2 नौकरी देने की बात कर रहे हैं, कैसे संभव होगा? अच्छा, एक बात हमको बताइए कि जब हमको कुछ देना ही नहीं है तो हम 1 दे दे, 2 दे दे, तो उधर मुकेश सहनी आते तो कहते 3 दे दीजिए, और कहीं कांग्रेस आती तो 5 दे दीजिए। समझे? कांग्रेस पार्टी उनके घोषणा पत्र में साथ थी क्या? हमको आप बता दीजिए, आप क्यों नहीं थी? सवाल तो है यार। यह सवाल तो है। तो देखिए, एक तो तेजस्वी जी को ये बताना चाहिए कि आप जो 1 करोड़ प्रत्येक घर को नौकरी देंगे, तो बिहार में कितना परिवार है? लगभग 3 करोड़ परिवार है। 2,76,000 परिवार, लगभग हम बोले 2.25 करोड़ परिवार है। तो आपको पता है कि मुकेश सहनी को नहीं पता है? नहीं होगा। तो 2.25 करोड़ परिवार को सरकारी नौकरी देंगे तो उसका बजट कितना होगा? बिहार का बजट कितना है? उससे कम से कम हमको लगता है कि 5 से 6 गुना ज़्यादा देना पड़ेगा इन लोगों के, अगर महज 30,000 की नौकरी होगी। हम समझते हैं कि कम से कम 10 गुना ज़्यादा बिहार का बजट, बिहार के बजट से वो राशि हो जाएगी। इसके बाद जीविका को 30,000 रुपया महीना देंगे। उसको कहाँ देंगे नौकरी, ये जरा मुझे बताइए ना। अगर नौकरी का स्कोप भी होगा तो कहाँ देंगे? तीसरी बात, आप सच्चाई यही है कि बिहार में कितना पद है नौकरी का? हमको जैसा जानकारी है कि भारत सरकार के पास 45 लाख या 50 लाख पद है। ये पूरे भारत की बात कर रहे हैं? हाँ, भारत सरकार की पद की बात बता रहे हैं आपको। तो बिहार में कितना पद होगा? तो ये क्या करेंगे? सब घर में क्या करेंगे? झाड़ू लगाने का पद सृजित करेंगे? वही तो मैं जानना चाहता हूँ कि आखिर आपके इस पद पर नौकरी देंगे, कैसे नौकरी देंगे? तो ये स्पष्ट लग रहा, मुंगेरी लाल का हसीन सपना दिखाना चाहते हैं बिहार की जनता को। इनको है कि किसी तरह हड़बड़ाहट में है, ये बेचैन है। इनको पता है कि हमको सरकार सत्ता देने वाली नहीं है बिहार की जनता। इनको होता है कि इस बार छूट जाएगा तो क्या होगा, अब तो फिर कभी नहीं मिलेगा। तो इस बेचैनी में इनको होता है कुछ कह करके सत्ता ठग लो, तभी हमारा परिवार का इतना बड़ा साम्राज्य जो चल रहा है वो चलेगा। इसके लिए बेचैन है, कुछ बोल देना चाहते हैं। आप इनके घोषणा पत्र को देखिए, एकदम कंप्लीट लगेगा झूठ का पुलिंदा है इनका, कोई और छोर नहीं है। एक तरफ हमारा घोषणा पत्र आप देखिए और एक तरफ इसके घोषणा पत्र को देखिएगा, तो आपको स्पष्ट लगेगा कि बिहार के जनता को ये मूर्ख समझते हैं। इनको लगता है कि बिहार की जनता कुछ नहीं बुझती है। जो बुझते हैं हमारा परिवार, हम ही पूरा परिवार, लालू यादव से लेकर के तेजस्वी यादव से लेकर के उसके सिर्फ परिवार का लोग समझता है। चलिए, हम आखिरी सवाल करेंगे, क्योंकि चुनाव का समय है, आपको भी बहुत व्यस्त रहना होता है। ताल ठोक कर आप हमें कहिए कि 14 नवंबर को जो परिणाम आएगा तो मंगलमुखी लोग जो हैं वे, क्या आपके यहाँ गीत नाद ये सब होगा? नाचेंगे, झूमेंगे, मिठाइयाँ बटेंगे, या फिर बाजी जो है करनी छाप के हिस्से जाएगी? एकदम ताल ठोक करके कहिए आप। सवाल ही नहीं उठता है, करनी छाप तो कहीं है ही नहीं। आप ही जान लीजिए, बिहार की जनता स्पष्ट बहुमत देने जा रही है एनडीए को, और
यह जो क्षेत्र है कोसी का, ये तो शुरू से एनडीए का गढ़ है। जब किसी अन्य क्षेत्र में कोई दूसरी पार्टी होता है तो इस कोसी क्षेत्र, पिछले बार भी सरकार इस कोसी मिथिला के बदौलत बिहार की सरकार थी, तो कैसे परिवर्तन यहाँ हो जाएगा? आप हम जीत श्योर माने? 200% श्योर मानिए जीत को आप। चलिए 100% नहीं 200% श्योर है जीत। भाजपा के प्रत्याशी डॉक्टर आलोक रंजन ने साफ कर दिया कि बीजेपी ने और ख़ास करके एनडीए ने बिहार में इतने काम किए हैं कि इतने काम के बाद जहां भी इनके प्रत्याशी हैं 243 सीटों पर इन्होंने प्रत्याशी खड़े किए हैं, विभिन्न घटक दलों के प्रत्याशी हैं और इनका कहना है कि हमारी सरकार बनेगी। अब देखते हैं कि 243 में से इनके हिस्से कितनी सीटें आती हैं।